तो मेटाफिजिक्स में हम देखेंगे कि इसका कुछ कुछ थ्योरी, जैसे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेटाफिजिक्स में ज़्यादातर आएगा थ्योरी ऑफ कॉजेशन। इसके ऊपर तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है? इसको कहा जाता है कार्य कारणवाद या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस दुनिया का निर्माण कैसे हो रहा है, क्या है वो कॉज, क्यों हो रहा है ये इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का ये कारण बताएगा, कार्य कारणवाद, इसीलिए इसको कहा जा रहा है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ये दुनिया होने के पीछे कारण क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, ये कारण को बताएगा। ओके, कार्य कारणवाद। इसका और एक भी नाम है जिसको हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृतिज, क्योंकि सांख्य क्या करेगा, सांख्य दो ही मूल सत्ताओं के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेगा, वो है प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति खुद को मैनिफेस्ट करेगा ये वर्ल्ड की रचना के लिए। यहाँ पर वर्णन किया जाएगा कि प्रकृति और पुरुष से पहले निर्माण होता है महत यानी कि बुद्धि, बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से फिर मन, मन से फिर बहुत सारे तन्मात्राएं आएंगी या फिर ग्रॉस एलिमेंट आएगा। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स की ये बात करेगा, यानी कि प्रकृति और पुरुष से 23 एलिमेंट्स का उत्पन्न होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, प्रकृति जो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आधार लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे सत्कार्यवाद या फिर असत्कार्यवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद। इसके द्वारा ही उसको वो बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ कॉज था इसीलिए इफेक्ट निकला, तो कॉज और इफेक्ट का गहरा रिलेशंस आप यहाँ पर ही पाओगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृतिज, थ्योरी ऑफ कॉजेशंस का दूसरा नाम है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृतिज को समझाने के लिए वो दो कॉन्सेप्ट, दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देते हैं। एक को कहा जाता है सत्कार्यवाद और दूसरे को कहा जाता है असत्कार्यवाद। ओके, इसको हम बहुत ही डीप लेवल में समझेंगे, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दोगे वहां पर डीप लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। पिछले साल जब मैं डिग्री लेवल एसएसबी का जो क्लासेस कर रहा था वहां पर जस्ट ओवरलुक करके ही चला गया था, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम था और बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर करना था विद इन लिमिटेड टाइम। लेकिन इस साल हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको और थोड़ा डीपर लेवल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फिलोसॉफी के स्टूडेंट के हिसाब से टेस्ट आए। ओके, तो इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सत्कार्यवाद और दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे असत्कार्यवाद। लेकिन सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को जानने से पहले कॉज और इफेक्ट का कैसा रिलेशनशिप है उसको भी थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। अगर सांख्य को कोई यूनिक बनाता है तो इसका मूलभूत सिद्धांत, जैसे कि ये सिद्धांत जो हम सत्कार्यवाद कह रहे हैं या फिर असत्कार्यवाद कह रहे हैं, इससे ही पता चलेगा कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हो रही है, संसार की संरचना कैसे हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कॉज और इफेक्ट यानी कि कार्य कारण का जो रिलेशंस है उसको गहराई में यहाँ पर बताया जा रहा है। दुनिया की कोई भी आप चीज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी जीव ले लो, वो जब हमको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है, और ये इफेक्ट के पीछे कहीं ना कोई मूल कारण होगा ही। अगर हम एक पेड़ को देख रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई एक कॉज होगा, यानी कि कोई सीड होगा जिस सीड से ये पेड़ हुआ होगा। अगर हम सीड को भी देख रहे हैं तो सीड भी किसी ना किसी कॉज से ही निर्मित हुआ होगा, यानी कि किसी ना किसी पेड़ से ही निर्मित हुआ होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसका कॉज नहीं होगा। इसीलिए ये क्या कहता है, इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, यानी कि कॉज और इफेक्ट रिलेशंस को ये गहराई से बताने की कोशिश करता है। और इसको ये दो टर्म से डिफाइन करने की कोशिश करेगा, दो विधियों से डिफाइन करने की कोशिश करेगा। एक विधि में ये बताएगा कि जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी कॉज के अंदर छुपा हुआ था, वो सिर्फ मैनिफेस्ट हुआ, वो सिर्फ बाहर आया। एक बीज के अंदर पेड़ ऑलरेडी छुपा हुआ था, वो पेड़ जब फेवरेबल कंडीशन मिला वहां से वो बाहर आया। ऐसे कंडीशन को वो नाम देते हैं सत्कार्यवाद, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है कॉज में, इसको वो कहेंगे सत्कार्यवाद। लेकिन कुछ कुछ सिद्धांत ऐसे भी आएंगे जहां पर इफेक्ट प्री एग्जिस्टिंग नहीं होगा, लेकिन कॉज के कारण ही कुछ नए इफेक्ट सामने आएंगे। ऐसी चीजों को वो नाम देगा असत्कार्यवाद। यानी कि दो कॉन्सेप्ट के द्वारा ये क्या करेगा, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को ये बयां करेगा, ये व्यक्त करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा। अगर आप एसएसबी एस्पिरेंट के हिसाब से भी देख लो, आप क्यों प्रिपेयर हो रहे हो, प्रिपेयर होना ये इफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है कि जो आप प्रिपरेशंस हो रहे हो
उसका कहीं ना कहीं कॉज होगा ही। आपको जॉब चाहिए, आपको प्रेस्टीज चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ तो चाहिए, इसीलिए आप ये इफेक्ट दिखा रहे हो, ये वर्क कर रहे हो। तो सांख्यों का आप देख सकते हो कितना गहरा लेवल का ये नॉलेज है। तो पहला कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद। पहला कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जानने से पहले यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस की बात किया जा रहा है या फिर दुनिया के निर्माण की जो बात किया जा रहा है, अगर हम देखेंगे कोई चीज है तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉज है और इससे जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट का एक गहरा संपर्क दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे आर्गुमेंट के द्वारा कपिल मुनि क्या कर रहे हैं, इसका जो रिलेशनशिप है, इसका जो संबंध है, इसको वो गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बताएगा कि कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है, कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है, यानी कि मिट्टी यानी कि क्ले के अंदर ही पॉट यानी कि पोटर या फिर मटका छुपा हुआ है, इसको ही कहा जाएगा सत्कार्यवाद। कपिल क्या करते हैं, सत्कार्यवाद को प्रूव करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े 5 लॉजिक देते हैं। उन लॉजिक भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ओके, 5 लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक जो देते हैं, जो भी दुनिया में चीजें निर्मित हो रही है, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, कुछ है तभी तो उसी में से समथिंग आ रहा है। ऐसे नहीं कि आकाश कुसुम जैसा निर्माण हो जाएगा। आकाश में यानी कि शून्य से कभी भी फूल निकल नहीं सकता। कुछ था तभी तो उससे ही कुछ चीजें निकलेगी ना। ये लॉजिक आएगा सत्कार्यवाद की तरफ, क्योंकि कुछ था, कुछ कॉज था, उस कॉज में कुछ इफेक्ट छुपा हुआ था और वो छुपा हुआ इफेक्ट मैनिफेस्ट होके आ रहा है। क्ले के अंदर पॉट छुपा हुआ था, वो मैनिफेस्ट होके आ रहा है। तो ये क्या है, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, नथिंग्स कम आउट फ्रॉम नथिंग, बट नथिंग्स कैन नॉट कम्स आउट फ्रॉम समथिंग और समथिंग कैन नॉट कम आउट फ्रॉम नथिंग। इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो निहिलिज्म कहा जाता है। निहिलो निहिल फिट या फिर एक्स निहिलो निहिल फिट, ऐसे करके वो समझाते हैं कुछ है तभी तो उसमें कुछ आ रहा है, कुछ नहीं है तो उसमें कुछ आएगा, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं पहला लॉजिक। ओके, समथिंग्स कम आउट फ्रॉम समथिंग, कुछ है तभी तो उससे कुछ चीजें निकल रही है। दूसरा वो जो लॉजिक देते हैं, जो चीजें निर्माण हो रही है, जो चीजें उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न पदार्थ उसी सामग्री से कभी भी भिन्न हो नहीं सकता, कभी भी भिन्न हो नहीं सकता। कहने का मतलब है मिल्क से कर्ड जो हो रहा है, यहाँ पर आप गौर करो, मिल्क का बहुत सारे गुण इसमें आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे। मिल्क एक प्रोटीजिनस फूड है, यहाँ पर भी प्रोटीन होगा, यहाँ पर भी लैक्टो है तो यहाँ पर भी लैक्टो कंटेंट होगा। आप देखियो यहाँ का रंग सिमिलैरिटी है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे क्ले में, पॉट में भी बहुत सारे सिमिलैरिटी आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेटेरियल कॉज के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ये भी एक बहुत ही बड़ा काउंटर पॉइंट है। मेटेरियल कॉज को यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि उत्पन्न जो हो रहा है सामग्री, वो कहीं ना कहीं मूल सामग्री से भिन्न हो नहीं सकता। इसमें और एक चीज भी आप देख सकते हो, तो जैसे मिल्क से कर्ड हो रहा है, ऐसे करके आप सॉयल से कर्ड कभी भी निकाल नहीं सकते, कभी भी निकाल नहीं सकते। तो निश्चित रूप में ये जो कर्ड है कहाँ पर विद्यमान होगा, उसी के ही जो गुण धर्म वाले चीज के भीतर ही वो है, इसीलिए वहां से ही निकलेगा। सॉयल में है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं, यानी कि कोई ना कोई मेटेरियल कॉज इसमें है, इसीलिए वहां से निकल रहा है। ये दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है। ओके, जो तीसरा काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है सत्कार्यवाद के लिए, स्पेसिफिक मटेरियल से ही स्पेसिफिक मटेरियल निकलता है। सभी मटेरियल कोई स्पेसिफिक मटेरियल से नहीं निकलेगा, यानी कि उत्पन्न होने से पूर्व क्या होगा, वही सामग्री के रूप में वहां पर विद्यमान रहता है। अगर इसको हम खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर किसी वस्तु से हर एक वस्तु उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कहना हो जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। मिल्क से ही केवल कर्ड निकलेगा, सॉयल से कभी भी कर्ड नहीं निकलेगा।
निकलेगा, यानी कि कुछ भी स्पेसिफिक चीज कुछ एक स्पेसिफिक चीज से ही निकलेगा, कोई एक जनरल चीज से सब कुछ नहीं निकल सकता। ये भी राइट पॉइंट है। ओके, चौथा जो ये लॉजिक देते हैं, जो कॉज निकल रहा है उसके लिए कोई ना कोई पोटेंशियल कॉज रहना चाहिए। ओके, पोटेंट कॉज कहा जाता है या फिर पोटेंशियल कॉज कहा जाता है। पोटेंशियल कॉज का मतलब यहाँ पर देखो, सीड से ही ऑयल निकलेगा। ओके, सीड से ही ऑयल निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो सीड में ही वो पोटेंशियल कॉज है जिससे कि ऑयल निकल सकता है। आप कभी भी सॉयल से कुछ भी करके ऑयल निकाल नहीं सकते, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल कॉज है ही। तो इसको वो नाम दे रहे हैं पोटेंशियल कॉज। पोटेंशियल कॉज कहीं ना कहीं कुछ पोटेंशियल कॉज है, तभी वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, फिर पांचवा जो आर्गुमेंट वो देते हैं, फिफ्थ आर्गुमेंट, रूट आइडेंटिटी। रूट आइडेंटिटी के ऊपर ये फोकस करता है। रूट आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कार्य का जो स्वरूप होगा वही होगा जो कारण का होगा। कार्य और कारण दोनों का स्वरूप कहीं ना कहीं सेम होगा, सिर्फ आकार में चेंज हो रहा है या फिर बाहर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे दोनों का स्वरूप चेंज नहीं होगा। आप मिल्क को देख लो, आप कॉर्ड को देख लो, यहाँ की जो मूल इंग्रेडिएंट है ये भी क्या है और ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इसमें भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन प्रोडक्ट है, ये दोनों गाय के प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, हम ऐसे कहेंगे। तो रूट आइडेंटिटी दोनों का सेम है, हालांकि आकार में चेंज हो गया, हालांकि अपीयरेंस में चेंज हो गया, कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन जो रूट आइडेंटिटी है दोनों का कहीं ना कहीं सेम होगा। आप आयरन ले लो, आयरन से आपने चेयर बना दिया। ओके, चेयर बना दिया, लेकिन इसका जो गुण है, आयरन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करेंगे तो ये भी कंडक्टर हो जाएगा। चेयर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, आयरन से बना हुआ चेयर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। यानी कि देखो दोनों के जो रूट गुण है वो रूट गुण में कुछ भी चेंज नहीं हो रहे। जो मूलभूत गुण इसमें था वही मूलभूत गुण इसमें भी है। ओके, यानी कि ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है कॉज और इफेक्ट दोनों में कुछ मूल गुण हमेशा सेम ही रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं किसको बता रहा है? सत्कार्य बात को प्रूव कर रहा है कि कॉज और इफेक्ट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशंस रहता है। तो ये 5 प्रूफ्स के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। और जो रिलेशनशिप है जो कह रहा है कि इफेक्ट कॉज के अंदर विद्यमान रहता है, चाहे कॉज मैनिफेस्ट हो पाए या ना हो पाए, उसको ही कहा जा रहा है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद को मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे। सांख्य तो खुद मान रहा है, वेद मान रहा है, रामानुजाचार्य मान रहा है, वेदांत भी मान रहा है, सारे चीजें सत्कार्यवाद को मान रहे हैं। ओके, तो सत्कार्यवाद का मतलब हो गया जब हम इफेक्ट को मटेरियल कॉज में प्री एग्जिस्टिंग मानते हैं, यानी कि कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है मानते हैं, उसको कहा जाता है सत्कार्यवाद। और इसका दो फॉर्म है, एक को कहा जाता है परिणामवाद और दूसरे को कहा जाता है विवर्तवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसको भी लेके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो कॉन्सेप्ट में भी कॉज और इफेक्ट का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, कॉज और इफेक्ट का रिलेशंस दोनों में दिखने को मिलेगा, लेकिन मूल अंतर क्या है, मूल डिफरेंस क्या है, इसको जब आप अच्छे से जानोगे तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि परिणामवाद क्या है या फिर विवर्तवाद क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो परिणामवाद में क्या हो रहा है? परिणामवाद के अनुसार यहाँ पर कार्य कारण का परिणाम होता है। ओके, कार्य ही कारण का परिणाम होता है। अच्छे से याद कर लो इस स्टेटमेंट को, कार्य ही कारण का परिणाम होता है, कार्य ही कारण का परिणाम होता है। इसको समझने के लिए एक दो हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट आप देख रहे हो जो कि कार्य है, वो कहीं ना कहीं कॉज का बदला हुआ रूप है, कॉज का बदला हुआ रूप है। यानी कि जो कॉर्ड आप देख रहे हो, मिल्क का वो बदला हुआ रूप है। जो पॉट आप देख रहे हो, जो मटका आप देख रहे हो, क्ले का वो बदला
हुआ रूप है। ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है कि जो कार्य है कारण का परिणाम है, कार्य ही कारण का परिणाम है। ओके, इसको ही ये जोर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप देखोगे जो मूल कॉज है, मूल कॉज से जो इफेक्ट निकल रहा है वहाँ पर कुछ सिमिलरिटी है लेकिन कुछ चेंज भी वहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर रियल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। जो क्ले का आकार था, पॉड का आकार अलग है, आकार में चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी देखो चेंज आ रहा है। ओके, तो मिल्क में कॉर्ड जो बन रहा है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्ले में से जो पॉड हो रहा है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इफेक्ट जब होगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। इसीलिए इसका नाम दिया जा रहा है परिणामवाद। परिणाम निकल रहा है इसीलिए परिणामवाद कहा जा रहा है। जब हम एवोल्यूशंस पढ़ेंगे, विवर्तनवाद भी पढ़ेंगे सांख्य का, इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सांख्य क्या कहता है, सांख्य के मत अनुसार सारा विश्व प्रकृति का परिवर्तित रूप है, ऐसा कहेगा। परिवर्तित रूप है। जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये इफेक्ट है। और ये इफेक्ट का कॉज कौन है, कहीं ना कहीं प्रकृति है। ओके, प्रकृति है, प्रकृति का बदला हुआ रूप है कौन, वर्ल्ड। वर्ल्ड ओके, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, इसको भी लेके बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो प्रकृति से क्या बन रहा है, संसार बन रहा है। प्रकृति ही परिणाम है किसका, ये संसार का। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रकृति परिणामवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो, प्रकृति परिणामवाद। ओके, परिणामवाद। लेकिन बाद में जाके जो वेदांतीन आएंगे जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए, वो आकर कहेंगे कि दुनिया प्रकृति से नहीं बनी है, दुनिया को निर्माण करने वाला स्वयं भगवान है, यानी कि ब्रह्म है। ब्रह्म ही वो कॉज है जिसके द्वारा यह दुनिया निर्माण हो रहा है। ओके, यानी कि ये दुनिया किसका निर्माण है, ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्म से यह वर्ल्ड निर्मित हो रहा है। तो ब्रह्म हो गया कॉज और वर्ल्ड हो गया इफेक्ट। तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे ब्रह्म परिणामवाद। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है प्रकृति परिणामवाद, ये वर्ल्ड अगर ब्रह्म ने बनाया है ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा तो इसको कहा जाएगा ब्रह्म परिणामवाद। ओके, ब्रह्म परिणामवाद। ऐसे करके परिणामवाद को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया प्रकृति परिणामवाद, दूसरा हो गया ब्रह्म परिणामवाद। जब हम ये संसार प्रकृति के द्वारा निर्मित हो रहा है ऐसे समझेंगे तो वो हो जाएगा प्रकृति परिणामवाद, जो कि सांख्य जोर देता है। लेकिन वेदांत फिलॉसफी किसके ऊपर जोर देता है, वो कहता है कि ब्रह्म द्वारा यह दुनिया रचा गया है, तो वो हो जाएगा ब्रह्म परिणामवाद। ओके, तो ये परिणामवाद को एक्सेप्ट करने वाले खुद सांख्य है, वेदांत है, जैसे कि रामानुजन हो गए, या फिर विशिष्ट अद्वैतवाद इसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जो अद्वैत वेदांतीन जैसे कि शंकराचार्य हो गए, वो एक मूल प्रश्न के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और परिणामवाद को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक ही क्वेश्चंस करते हैं, वो कहते हैं कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है। जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशंस हम दिखा रहे हैं परिणामवाद में। परिणामवाद में क्या कहा जा रहा था, जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके लिए इफेक्ट है, कॉज के लिए इफेक्ट है। जो हम पॉट देख रहे थे वो पॉट किसके लिए है, क्ले से ही बना है, यानी कि क्ले कॉज है, पॉट इफेक्ट है। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, कार्य कारण का परिणाम है। कार्य कारण का परिणाम है, ये कहना था परिणामवाद का। लेकिन विवर्तवाद वाले इसको पूरा स्ट्रांगली रिजेक्ट करेंगे, स्ट्रांगली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कार्य कारण का परिणाम नहीं है ऐसे कहेंगे। ये लॉजिक देके कि अगर ऐसा होता तो आप मान के चलो कि जो क्ले का आकार है वही आकार पॉड में आता, लेकिन पॉड का आकार अलग है, मटका का आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है। दोनों के आकार में बहुत सारा चेंज हो गया है, बहुत सारा चेंज हो गया है। इसको लेके वो क्या करेंगे, परिणामवाद को रिजेक्ट करेंगे और ये अपना एक लॉजिक देंगे, अपना एक लॉजिक देंगे। उनका लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक होगा कि जब अंधेरे में से हम किसी रस्सी को पकड़ लेते हैं, ये रोप है, ओके, जब अंधेरे में से हम किसी
रस्सी को पकड़ लेते हैं हमें भय लगता है कि हमने शायद सांप को ही पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर देखो रस्सी रस्सी है, सांप अलग चीज है, लेकिन क्या रोप यहाँ पर स्नेक में कन्वर्ट हो गया है? नहीं भाई, स्नेक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सांप में कन्वर्ट नहीं हुआ है। रोप रोप ही है, कॉज कॉज ही है, लेकिन कॉज का जो इफेक्ट आ रहा है स्नेक के रूप में वो क्या रियल में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था? नहीं हो रहा है, सिर्फ हमको प्रतीयमान हो रहा है, प्रतीति हो रही है। ये वर्ड वो यूज करते हैं, प्रतीति। हमको लग रहा है सांप जैसा, लेकिन वो सांप नहीं है। दैट इज जस्ट अ मियर एपियरेंस। हमको एपियर हो रहा है, हमारे दिमाग में यह प्रतीयमान हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में रियल नहीं है, मियर एपियरेंट है। ओके, तो इसको वो अच्छे से डिफाइन करते हैं शंकराचार्य, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो ब्रह्म को एक्सप्लेन करेंगे। कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य कहेंगे जो ब्रह्म है, जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो जब खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है दुनिया के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड है, जो कि हरदम बदल रहा है, तो जो कभी बदलने वाला नहीं है वो बदले हुए रूप में कैसे परिवर्तन हो सकता है? ये संभव नहीं है। इसीलिए ये जो हम दिख रहे हैं ये तो सत्य है ही, ये जो कॉज है ये कॉज तो सत्य है ही, लेकिन जो इफेक्ट हम देख रहे हैं इसको अच्छे से समझो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब हम वेदांत फिलॉसफी को पढ़ेंगे। तो ब्रह्म ही वो कॉज है जिसके द्वारा ये दुनिया निर्माण हो रहा है, लेकिन ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म तो कभी भी परिवर्तन होने वाले नहीं है, लेकिन दुनिया तो बदल रहा है, दुनिया तो चेंज हो रहा है। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं देखो इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है और ये हरदम परिवर्तन होने वाला, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसको वो साबित करने के लिए वर्ल्ड को क्या करेंगे, इसी नजरिए से देखेंगे, विवर्तवाद के कॉन्सेप्ट में देखेंगे और कहेंगे कि ये जो वर्ल्ड परिवर्तनशील दिख रहा है ये सांप जैसा ही है, लेकिन वास्तव में सांप नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, रस्सी सांप जैसा लग रहा है लेकिन सांप नहीं है। प्रतीति का जो वर्ड है यहाँ पर आएगा। ये जो दुनिया आपको दिख रहा है ऐसा है वैसा है, वास्तव में वो वैसा है ही नहीं। ये क्या है? प्रतीयमान हो रहा है कि ये बदल रहा है, प्रतीयमान हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं ये ड्यू टू माया, माया के कारण आपको ऐसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये सिर्फ सत है और ये सत नहीं है, यानी कि असत है। असत वर्ड वो यूज करेंगे आगे चल के, जब हम वेदांत फिलोसॉफी पढ़ेंगे वहां पर असत कॉन्सेप्ट को हम और गहराई में देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं इसको वो नाम देते हैं ब्रह्म विवर्तवाद। तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य मान रहे हैं कि ये जगत ब्रह्म का एक विवर्त ही है, इसीलिए शंकराचार्य का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है ब्रह्म विवर्तवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चंस घूम फिर के क्वेश्चंस दे देता है। ब्रह्म विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? द फादर ऑफ ब्रह्म विवर्तवाद इज शंकराचार्य। ओके, तो हमने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट देखा। परिणामवाद में 2 कॉन्सेप्ट आए, जैसे कि प्रकृति परिणामवाद आ गया, ब्रह्म परिणामवाद आ गया। प्रकृति परिणामवाद सांख्य देता है, ब्रह्म परिणामवाद विशिष्ट अद्वैत देते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए। ओके, और यहाँ पर जो विवर्तनवाद आ रहा है वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको कहा जा रहा है ब्रह्म विवर्तवाद। ओके, ब्रह्म विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं शंकराचार्य। इसी को भी लेके नेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया बहुत ही डीप लेवल में। फिर देखते हैं असत कार्यवाद का क्या कॉन्सेप्ट है। असत कार्यवाद कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लेके बैठेगा कि जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशंस आप दिखा रहे हो, क्योंकि सत्कार्यवाद कहता है कि इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द कॉज। इफेक्ट कहीं ना कहीं कॉज में छुपा हुआ था, उसी को ही वो क्या कर रहा है? मैनिफेस्ट कर रहा है। ये कहना था सत्कार्यवाद का। लेकिन असत्कार्यवाद यह कहेगा कि कॉज में कुछ ना कुछ
ऐसी चीजें भी निकल के आएगी जो कहीं ना कहीं इसमें नहीं था। ऐसा होता भी है। अगर आप मिल्क से जो कॉर्ड निकाल रहे हो, आप देखो मिल्क से बहुत सारी चीजें सेम है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, जो कि सत्कार्यवाद कहता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑयली नेचर है, ऑयली नेचर यहाँ पर भी है। जैसे कि ये प्रोटीनियस फूड है, ये भी प्रोटीनियस फूड है। यहाँ पर भी लैक्टो है, यहाँ पर भी लैक्टो है। यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ सेम चीजें है, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीजें भी है। नई चीजें क्या है? मिल्क का टेस्ट आप करो, कॉर्ड का आप टेस्ट करो, यहाँ पर खटास ज़्यादा आएगा, बिटरनेस ज़्यादा आएगा। यहाँ पर बिटरनेस था ही नहीं, यानी कि जो कॉज है वहाँ से जो इफेक्ट निकल रहा है, एक नई चीज़ निकल रहा है, एक नया आयाम आ रहा है, एक नया इफेक्ट आ रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि कॉर्ड में जो इफेक्ट दिख रहा है वो इफेक्ट यहाँ पर था ही नहीं, यानी कि इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मटेरियल को। जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इफेक्ट कॉज में पहले से था ही नहीं, इसको कहा जाता है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद। और यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीजें जन्म हो रहा है, नई चीजें आरंभ हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आरंभवाद। यहाँ पर देखो टेस्ट में फर्क आ रहा है, ये टेस्ट ही कुछ ना कुछ नई चीजें दे रहा है, इसको ही वो कह रहे हैं असत कार्यवाद। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मैंने देने की कोशिश की है एज ए फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अभी फिलोसॉफी का एक रियल स्टूडेंट के हिसाब से ये आइडिया हो गया होगा कि क्या है सत्कार्यवाद, क्या है असत्कार्यवाद। ओके, कुछ बंदे कंप्लेन कर रहे थे कि जो सारा वीडियो है प्रीवियस वीडियो का ही कहीं ना कहीं कॉपी है। नहीं भाई, बहुत सारा नई चीजें भी आ रहा है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी मैं दे रहा हूं ताकि आप और बेहतर और गहराई में कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। यहाँ पर और एक दो बातें भी देख लेते हैं, जो कि परिणामवाद और विवर्तवाद में क्या संपर्क है या फिर क्या डिफरेंस है, उसको भी हम जब अच्छे से समझ लेंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप आगे चल के बच्चों को भी समझाओगे, वेरियस एग्जाम में इंटरव्यू को भी जब फेस करोगे, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आप बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो परिणामवाद या फिर विवर्तवाद है, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों मानते हैं कि कार्यों की जो सत्ता का उत्पत्ति हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पूर्व कारण में ही निहित है। ये दोनों मानते हैं, यानी कि कॉज में ही इफेक्ट है, ये दोनों मानते हैं। ओके, लेकिन ये क्या बता रहा है? परिणामवाद बता रहा है यहाँ पर रियल चेंज हो रहा है। पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों तो मान रहे हैं ये दोनों में रिलेशनशिप है, लेकिन पहला वाला यानी कि परिणामवाद क्या कहता है? परिणामवाद कहता है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, रियल चेंज हो रहा है, ये कहता है परिणामवाद। लेकिन विवर्तवाद क्या कहता है? जो चेंज हो रहा है वो रियल में चेंज नहीं हो रहा है, वो मियर एपारेंट है, ये कहना है विवर्तवाद का। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, परिणामवाद में क्या माना जा रहा है? परिणामवाद में माना जा रहा है कि कार्य कारण का परिणाम है, कार्य जो है कारण का परिणाम है, यानी कि इफेक्ट जो आ रहा है, इफेक्ट इज ड्यू टू कॉज, कॉज में ही छुपा था और वो निकल रहा है, यानी कि कार्य को कारण का परिणाम माना जा रहा है। ओके, लेकिन विवर्तवाद में ऐसा नहीं है। विवर्तवाद में क्या माना जा रहा है? जो इफेक्ट आ रहा है वो कॉज का कहीं ना कहीं इल्यूजनरी रूप है या फिर विवर्त रूप है। सिर्फ हम अपीयरेंस के कारण ही यह दिख रहा है। देखो, पहला था रियल चेंज हो रहा है, यहाँ पर रियल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो दूसरा है, यहाँ पर जो हो रहा है इफेक्ट कॉज में ऑलरेडी था, वही मैनिफेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इफेक्ट अलग जैसा दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपीयरेंस ही है। रियल क्या है? रियल सिर्फ कॉज ही है। ओके, फिर जो तीसरा डिफरेंस है, यहाँ पर कॉज को भी सत्य माना जा रहा है और इफेक्ट को भी सत्य माना जा रहा है। कहाँ पर? परिणामवाद में। ओके, परिणामवाद में कॉज भी सत्य है, इफेक्ट भी सत्य है, यानी कि क्ले भी सत्य है और पॉट भी सत्य है, मिल्क भी सत्य है और कॉर्ड भी सत्य है, ये सब सत्य है। कॉज भी सत्य है, इफेक्ट भी सत्य है। ओके, लेकिन
विवर्तवाद में दोनों को सत्य नहीं माना जाता। सिर्फ किसको माना जाता है सत्य? कॉज को ही सत्य माना जाएगा, इफेक्ट को सत्य माना नहीं जाएगा। ये सिर्फ इल्यूजन है। हमने पहले भी पढ़ा, इल्यूजन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं। यानी कि सत्य कौन है? सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म से जो विवर्त हो रहा है, जो वर्ल्ड का फॉर्मेशंस हो रहा है, दुनिया का निर्माण हो रहा है, जगत का निर्माण हो रहा है, ये सत्य है ही नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ इल्यूजन है, या फिर ये कहते हैं असत है। असत, ओके, असत है। असत का कॉन्सेप्ट ये देते हैं। यानी कि सत्य किसको माना जा रहा है? इसको। और जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। यहाँ पर है रोप, ओके, और यहाँ पर है स्नेक। रोप को छूते ही हमको लग रहा है कि स्नेक है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य सिर्फ रोप ही है, वहाँ पर कोई भी स्नेक नहीं है। तो रियल ये है, रियल ये है, ये अनरियल है, या फिर ये रियल है ही नहीं। इसको ही वो क्या मानते हैं? इसको ही वो सत्य मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है परिणामवाद में और विवर्तवाद में, ओके।